नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कुमार कौशल क्लासेस पर। जीएस या सामान्य अध्ययन के तहत हम लोग ये इतिहास के पार्ट को कवर कर रहे हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य पर चर्चा कर रहे हैं और गुप्त साम्राज्य के शुरुआती शासकों पर चर्चा हो चुकी है। शुरुआती शासकों का मतलब है कि जैसे गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, जिनको आप कहते हैं श्रीगुप्त पर बात हो चुकी है। उसके उत्तराधिकारी घटोत्कच पर बात हो चुकी है और उसी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम पर भी डिस्कस हो चुका है। और पिछले वीडियो में आप देखेंगे, हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे तो उसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक जो हुआ वो रामगुप्त है और रामगुप्त की ऐतिहासिकता कैसे प्रमाणित होती है। हालांकि रामगुप्त की ऐतिहासिकता के प्रमाण के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों में जैसे अगर हम बात करें कि राजशेखर की काव्य मीमांसा और इसी के साथ एक देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक में और राजशेखर के काव्य मीमांसा में रामगुप्त की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन पूरी कहानी आपको बताया गया है, उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे रामगुप्त एक काहिल, एक कमजोर और डरपोक शासक के रूप में सत्ता चला रहा था। लेकिन उसी बीच शकों का आक्रमण होता है और शक शासकों के डर से इसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ये बात पसंद नहीं आई और वो स्त्री वेशभूषा धारण करके शक शासक के दरबार में जाकर उसकी हत्या करता है और अपनी भाभी को सुरक्षित लेकर घर पहुंचता है ध्रुवदेवी को। और इस बीच में देखा जाए अगर तो ध्रुवदेवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। और अंततः रामगुप्त के बाद एक मजबूत शासक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है, जिसे इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी उपाधियों में हम देखें अगर तो उपाधियां इसकी बार बार पूछी जाती है कि कौन सी उपाधियां हैं। ठीक है, ये उपाधि इसकी देखिए अभी पीसीएस में पूछा गया था कि देवराज और देवश्री किसकी उपाधि है, सकार्य किसकी उपाधि है, परम भागवत किस वंश के शासक उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त तो नाम से इसको आप जान जाएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या है, विक्रमादित्य है। इसकी उपाधि क्या है, विक्रमादित्य है। इसके अलावा एक उपाधि इसकी है जिसे आप देवराज कहेंगे, देवराज। ठीक है, अगली उपाधि इसकी है देवश्री। अगली उपाधि है शकारी। शकारी कब धारण किया गया था, शकों को जब इन्होंने पराजित किया था, शक शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शकार उपाधि धारण किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की, तो शकार शब्द माने शकों का उन्मूलन करने वाला। इसकी चर्चा अभी आगे भी हम करेंगे। अगली उपाधि इनकी परम भागवत। तो परम भागवत जैसी भारी भरकम उपाधियां भी ये धारण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे अगर कि हम ये बात करें कि अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक ऐसा शासक था जो इस वंश को स्थायित्व प्रदान करने के लिए बड़ा ही मेहनत करता है। हालांकि इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा हमने की थी, लेकिन अगर ये बात करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, तो इसके योगदान की वजह से कला और साहित्य के क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास इसी के समय हुआ कि पूरा का पूरा गुप्त कालखंड को हम गुप्तों का स्वर्ण काल कहते हैं। गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज एम्पायर के नाम से जानते हैं किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसी के शासन काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में बेहतर समृद्धि देखने को मिलती है, बेहतर विकास दिखाई देता है। इसलिए इसके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। जैसा कि आप जब से इसको देख रहे हैं तो मौर्य काल से भी आप देख रहे होंगे कि बिंदुसार से लेकर के तमाम ऐसे शासकों ने
अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया है। और गुप्त शासकों ने तो शुरुआत ही वहीं से हमने किया था कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो नागवंश की राजकुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमारदेवी के साथ विवाह किया था। तो वैवाहिक संबंधों के आधार पर ही उसने अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी कई राजवंशों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। जैसे एक राजवंश था मथुरा और अक्षेत्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। ये मथुरा का एरिया अगर आप उत्तर प्रदेश में जानते होंगे, और रुहेलखंड का एरिया, मथुरा और रुहेलखंड का एरिया अगर आप जान रहे हैं, तो यहाँ पर एक वंश उस समय चल रहा था जिसका नाम था नागवंश। और इसी नागवंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा। तो इसी कुबेर नागा के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, विवाह किया गया। और इसी कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हुई प्रभावती गुप्त। इस प्रभावती गुप्त के बारे में आपसे चर्चा की गई है कि प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में घटोत्कच को क्या बोला गया है? गुप्तों का आदिराज बोला गया है। घटोत्कच को गुप्तों का आदिराज बोला गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि दूसरा राजवंश जो है वो है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो कैसा? यहाँ का शासक था रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक वंश का जो वाकाटक नरेश हुआ करता था उसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। तो इस रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। जो इसकी पुत्री है उस पुत्री का अर्थात प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। और कहा जाता है, ऐसा अभिलेखीय प्रमाण भी मिलता है कि रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह करके वाकाटक शासक के साथ ये मिल करके और इसी के साथ मिल करके शकों का उन्मूलन करता है। ये शकों का उन्मूलन करता है। तो शकों के उन्मूलन को लेकर के अगर आप देखेंगे कि कहा जाता है कि कौन से शासक ने या कौन से गुप्त शासक ने शकों का उन्मूलन किया है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय करता है अपने दामाद रुद्रसेन के साथ मिलकर के। ठीक है, तीसरा वैवाहिक संबंध अगर हम देखें तो तीसरा वैवाहिक संबंध है कदम वंश के साथ ये करता है। कदम वंश जो था ये कुंतल देश कहा जाता था उस समय। कुंतल देश का मतलब है कि कर्नाटक में एक राज्य हुआ करता था जिसे कुंतल देश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ का शासक था काकुत्स बर्मन। इसी काकुत्स बर्मन की पुत्री के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया था। किसका विवाह किया? कुमारगुप्त का विवाह किया। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण के तमाम क्षेत्रों के साथ इसने तमाम महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने साम्राज्य को एक मजबूत साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। इसी के साथ अगर हम देखें कि इसके अभियान के तौर पर कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से अभियान किए हैं, अगर हम इसके विजय अभियानों की चर्चा करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन से विजय अभियान किए हैं, तो एक चीज हम ध्यान दें अगर कि दिल्ली के निकट एक मेहरौली नामक स्थान है। दिल्ली के निकट एक मेहरौली नामक स्थान है और दिल्ली के मेहरौली से एक लौह स्तंभ लेख पाया गया है। मतलब एक लोहे का पिलर मिला है जिस पर राजा चंद्र के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। अब अगर चंद्र नाम के राजा के उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि चंद्र नाम के राजा का साम्राज्य बहलीक, पंजाब, बंगाल, मालवा, उज्जैन, इन तमाम क्षेत्रों में उसका शासन था। तो जिस साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं और जिस कालखंड की बात कर रहे हैं उस कालखंड में यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ही शासन कर रहा था। इसलिए इस चंद्र नामक राजा का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ स्थापित किया गया। जब इसने साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार का मतलब है कि इसने बहलीक पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। बहलीक को बल्ख भी कहा जाता है। पंजाब पर इसने अधिकार किया
बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार किया, मालवा और उज्जैन आदि के क्षेत्रों पर भी इसने अधिकार कर लिया। यही मालवा या उज्जैन के शासक जो शक हुआ करते थे, शक शासक थे, शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय। जिस समय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, उस समय शकों का जो अंतिम शासक माना जाता है रुद्र सिंह तृतीय था। इसी रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके दामाद रुद्रसेन ने मिलकर के। माने चंद्रगुप्त द्वितीय और रुद्रसेन द्वितीय ने मिलकर के शकों का उन्मूलन किया था। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, सवाल के रूप में पूछे जाते हैं। और रुद्र सिंह की हत्या कर दी गई और इस तरह से शकों का उन्मूलन कर दिया गया। तो कहाँ के शकों का? उज्जैन के शकों का उन्मूलन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन कर दिया, शकों का सर्वनाश कर दिया, तो इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी के साथ ही साथ इसने व्याघ्र शैली के सिक्के भी जारी किए थे। तो व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किया, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, ऐसे सिक्के जारी किए जिस पर बाघ का चित्रांकन था। दूसरा, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ये इतनी बड़ी उपलब्धि माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि लग गई और ये इसके नाम का परिचायक बन गया। अगर हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह दें तो इसका मतलब है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की ही बात हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एक बेहतर साम्राज्य था और उस साम्राज्य के लोग एक सुखी और संपन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तमाम बाह्य आक्रमणों से इसने सुरक्षा करी और इसी के साथ साथ इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी करवाया। जैसा कि हमने कहा कि यह एक विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था, कला और साहित्य का इतना प्रेमी आदमी था, इतना प्रेमी शासक कला और साहित्य का था कि इसके उज्जैनी के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। 9 विद्वानों की एक टोली निवास करती थी जिसे कहा जाता है नवरत्न। जिसे क्या बोलते हैं? नवरत्न। तो अब अगर बात आपसे पूछी जाए कि किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न शोभायमान थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। दूसरा सवाल कि चंद्रगुप्त के किस दरबार की शोभा बढ़ाते थे नवरत्न, तो वो था उज्जैन। ठीक है, देख लीजिए, उज्जैनी के दरबार में ही, मध्य प्रदेश के उज्जैनी के दरबार में ही 9 रत्नों की टोली निवास करती थी। उन 9 रत्नों में हम अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था कालिदास का। इनको आप जानते हैं कि भारत में संस्कृत साहित्य के एक बड़े नाम है, नाटक और तमाम तरीके की चीज़ों को इन्होंने लिखा है। तो कालिदास, इनकी रचनाओं के बारे में आप जानते होंगे, है ना? अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, ऋतुसंहार है, तमाम ऐसी इनकी रचनाएं हैं। दूसरे हैं धन्वंतरी। तो धन्वंतरी जो थे, धन्वंतरी ये चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद की पुस्तक इन्होंने लिखी थी और ये एक चिकित्सक के रूप में थे। तीसरे थे वाराह मिहिर। तीसरे विद्वान या तीसरे नवरत्न कौन थे? वाराह मिहिर। और इन्होंने बृहद संहिता नाम की किताब लिखी है। इन्हें ज्योतिष विज्ञानी और खगोल शास्त्र के रूप में जाना जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र के जानकार थे और खगोल विद्या के जानकार थे वाराह मिहिर। चौथे इसमें शामिल किए गए थे अमर सिंह। अमर सिंह जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी है शब्दकोश। अमर कोश नाम का एक इन्होंने किताब ग्रंथ लिखा है, अमर कोश, जो वास्तव में शब्दकोश है। तमाम शब्दों को उसमें लिखा गया है, उसमें शामिल किया गया है, जैसे डिक्शनरी हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें जो डिक्शनरी है वो आप देखते होंगे अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब पहले ए फिर बी से जो शब्द है, सी से शब्द हैं, जो शब्द का से हैं, जो खा से हैं, ऐसे क्रमवार होना चाहिए, लेकिन ये क्रम से नहीं है। फिर भी अमरकोश की रचना अमर सिंह के द्वारा की गई है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है छपड़क। ठीक है, जो छपड़क हैं, ये छपड़क वास्तव में ज्योतिष शास्त्र लिखे हैं। रत्न फलित ज्योतिष के विशेषज्ञ थे। रत्न फलित ज्योतिष, रत्न
फलित ज्योतिष के विशेषज्ञ थे। छठे नंबर पे थे वरुचि या वररुचि, वरुचि अथवा वररुचि। वररुचि के बारे में कहा जाता है कि ये व्याकरणाचार्य थे। इन्होंने संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ को लिखा था और व्याकरणाचार्य के रूप में इनको जाना जाता है। सातवें नंबर पे एक विद्वान थे जिनको हम शंकु के नाम से जानते हैं। सातवें नंबर पे विद्वान थे जिनको हम शंकु के नाम से जानते हैं। और शंकु जो थे ये वास्तुकार थे, वास्तव में ये वास्तुकार थे, शंकु वास्तुकार थे, वास्तुशास्त्र आप जानते होंगे, वास्तुकार थे। और आठवें नंबर पे एक नाम आएगा बेताल भट्ट। बेताल भट्ट के बारे में आप जानते होंगे कि जादू टोना या ये कह सकते हैं कि जादू से संबंधित बेताल भट्ट को जादूगर के रूप में जाना जाता है। एक जादूगर के रूप में बेताल भट्ट को जाना जाता है। और 9वें नंबर पे एक नाम आता है घट करपर का। तो घट करपर एक बड़े महान कूटनीतिज्ञ के तौर पे शामिल थे। तो 9 लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषताएं थी और उन्हीं विशेषताओं के कारण उसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में संरक्षण मिला हुआ था। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे, नवरत्नों से बार बार सवाल पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें कि इसी के समय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा करता है। चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा करता है किसके समय? तो इसी के समय करता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आने वाला ये पहला विदेशी यात्री था, पहला विदेशी यात्री था और पहला चीनी यात्री भी था। ठीक है, पहला विदेशी और पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था, जो किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आता है। इसने जो अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं वो बड़े रोचक हैं, और रोचक इसलिए भी हो जाता है कि वास्तव में अगर फाहियान को आप देखें तो फाहियान चीन के युवान प्रांत का व्यक्ति था। ठीक है, चीन के युवान प्रांत से ये संबंधित था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब इसके समय फाहियान भारत आता है तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अवलोकन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आता है, बौद्ध स्थलों का दर्शन करने के लिए आता है और बौद्ध ग्रंथों को यहाँ से चीन ले जाने के लिए आता है और उसमें यह सफल भी रहा है। इसके अगर नाम की बात करें हम तो फाहियान का अर्थ होता है धर्माचार्य। फाहियान का अर्थ होता है धर्माचार्य। तो ये चीज आप समझेंगे, फाहियान के नाम का अर्थ क्या हुआ? धर्माचार्य हुआ। और एक चीज आप यहां पे देखेंगे कि इसके बचपन का नाम था कुंड। इसके बचपन का नाम था कुंग, अंगा वाला है अंगा। ठीक है, बचपन का नाम था इसके कुंग और इसके नाम का अर्थ है फाहियान। इसने जो अपने इसने यात्रा वृतांत लिखा है उसे कहते हैं फुकोकी। इसका यात्रा वृतांत जो है वो है फुकोकी। फुकोकी यात्रा वृतांत किसका है? तो फाहियान का है, जबकि सीयूकी वेनसांग का है। ठीक है, ये अक्सर कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आप ध्यान देंगे कि फाहियान के यात्रा वृतांत को फुकोकी के नाम से जानते हैं, जबकि वेनसांग के यात्रा वृतांत को सीयूकी के नाम से जानते हैं। बहरहाल फाहियान जो है ये भारत में मध्य देश की यात्रा करता है। मध्य देश की यात्रा बड़े पैमाने पर यह करता है और मध्य देश में इसने देखा और इसके विवरण से यह पता चलता है कि मध्य देश के लोग जीव हत्या नहीं करते थे। ये विवरण कौन दे रहा है? फाहियान दे रहा है। फाहियान कह रहा है कि मध्य देश के लोग जीव हत्या नहीं करते हैं और ये लोग मांस मदिरा का और प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। मांस मदिरा और प्याज का सेवन नहीं करते कहाँ के लोग? मध्य देश के लोग। और मध्य देश में बताया हूं आपको कि कहाँ कहाँ के एरिया को मध्य देश कहते हैं। हिमालय के उत्तर और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच भाग को क्या बोलेंगे?
मध्य देश कहते थे। तो मध्य देश का इसने व्यापक भ्रमण किया और कहा कि मध्य देश के लोग जीव हत्या नहीं करते हैं और ना ही वो लोग मांस, मदिरा, प्याज का सेवन करते हैं, लेकिन चांडाल इसके अपवाद थे। चांडाल इसके अपवाद थे, मतलब कि चांडाल लोग जीव हत्या भी करते थे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन भी करते थे। अब ये चांडाल कौन है? चांडाल कौन है? आपको बताया गया है कि चांडाल कौन है। जब आप अनुलोम प्रतिलोम विवाह की बात करेंगे और जब आप शूद्र की बात करेंगे और उसमें आप देखेंगे निरक्षति और अनिरक्षति, ठीक है, जो गांव में रहने वाले शूद्र हैं और जो गांव के बाहर रहने वाले शूद्र हैं, उनके साथ जब अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता था तो उस विवाह के परिणाम स्वरूप जो बच्चे का जन्म होता था उसे चांडाल बोला जाता था। माने शूद्र की अगर कन्या है और किसी उच्च वर्ग की का पुरुष है तो ये प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह के उदाहरण आपको बताया गया है कि क्रम जिसमें बताया गया कि एक में वर उच्च होता है, कन्या निम्न होती है, दूसरे में कन्या उच्च होती है और वर निम्न होता है। तो इस तरह के विवाह संबंध से जो बच्चे जन्म लेते थे उसे चांडाल और चांडालिन कहा जाता था। अगर चांडाल इसके अपवाद थे तो चांडाल शब्द का और चांडालों का उल्लेख करने वाला फाहियान पहला विदेशी यात्री था। यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चांडाल शब्द और चांडालों की व्याख्या और उसके बारे में चर्चा करने वाला फाहियान पहला विदेशी यात्री है। इसी के साथ एक फैक्ट आप और ध्यान देंगे कि ये कहता है कि मध्य देश के लोग दैनिक प्रयोग में, दैनिक लेन देन में कौड़ियों का यूज करते थे। माने दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। आज आप मार्केट में जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए तो आप क्या यूज करते हैं? आप भारत सरकार के द्वारा जो मुद्रित सिक्के हैं, जो नोट हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। 2000 की नोट इस्तेमाल करते हैं तो 2000 का मतलब है कि अगर आप 2000 के नोट का यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप संपन्न हैं। और कोई व्यक्ति अगर वहीं पे घिसे पिटे सिक्कों का, छोटे छोटे रुपयों का उपयोग करा तो वो इसका मतलब गरीब है। तो हम कह सकते हैं कि जिस जमाने में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए जा रहे थे, जिस समय सोने के सिक्कों की बहुलता थी, जैसे कहा जाता है कि गुप्त शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। गुप्त शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। और ऐसी कंडीशन में अगर फाहियान का ये विवरण हमें मिले कि दैनिक लेन देन में लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे, कौड़ी, ठीक है, कौड़ियों का प्रयोग करते थे, तो कौड़ियों का मतलब है कि इनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी थी और लोग अब उस तरह के आर्थिक व्यापार के लाभ से वंचित हो चुके थे और राज्य जो है वो निर्धनता की ओर अग्रसर हो रहा था। बात आई समझ में? तो इस तरह से चीनी यात्री फाहियान, जिसके नाम का अर्थ होता है धर्माचार्य और जिसके बचपन का नाम कुंग कहा जाता है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक शासन करता है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था महेंद्रादित्य, जिसे हम कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक चीज आप और ध्यान देंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा कुछ सिक्के भी जारी किए गए हैं। कुछ सिक्के का मतलब है कि एक तो इसने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के जारी किए हैं, दूसरा पर्यंक प्रकार का सिक्का जारी किया है, तीसरा सिंह निहंता प्रकार का सिक्का जारी किया है और चौथा आपको बताया गया कि व्याघ्र प्रकार का सिक्का इसने जारी किया है। धनुर्धारी का मतलब कि धनुष लेकर के खड़ा हुआ है। ऐसे सिक्के जिस पर इसको धनुष लेकर के चित्रांकित किया गया है उसे हम कहेंगे धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। पर्यंक, पलंग का, पलंग माने खटिया, बेड, पलंग का पर्यायवाची ये जो संस्कृत शब्द है पर्यंक है। तो पर्यंक पर बैठे हुए, पलंग पर बैठे हुए राजा का चित्रांकन किया गया है। ऐसे सिक्के हमें मिले हैं कहां से? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से।
सिंह निहंता माने सिंह का वध करते हुए इसको दिखाया गया है। ये सिंह का वध करता है और सिंह का वध करते हुए इसे चित्रांकित किया गया है, जिसे कहेंगे सिंह निहंता प्रकार का सिक्का। और इसके बाद व्याघ्र प्रकार के सिक्के का मतलब होता है कि व्याघ को मारते हुए दिखाया गया, मतलब बाघ को मारते हुए उसका शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह के सिक्के ये जारी करता है। एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के थे, उनको, जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहते थे, जबकि चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। यहां पे हमने लिखा हुआ है कि सोने के सिक्के को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी मैं सिक्कों पर एक अलग वीडियो आपको दूंगा। तो उम्मीद है कि ये चीजें, ये चर्चा पूरी आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मेरा दावा और वादा दोनों है कि आपके कंपटीशन से अगर यहां से सवाल पूछे जाते हैं तो एक भी सवाल यहां से कटेगा नहीं। बस थोड़ा सा आप क्या करिएगा कि अपने स्तर पर प्रैक्टिस सेट, अध्ययन सामग्री जिसे आप कहते हैं, प्रैक्टिस सेट आप करते रहेंगे या सॉल्व पेपर का प्रयोग करते रहेंगे, सॉल्व पेपर करते रहेंगे, तो आप इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज यहीं पर ब्रेक करते हैं। फिर कल के जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में, राजनीतिक इतिहास और उनके अभिलेखीय साक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हुए, और इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे इनके प्रशासन पर। इनके प्रशासन, चूंकि गुप्त प्रशासन इंपॉर्टेंट है, जैसे मौर्यों का प्रशासन मजबूत था वैसे ही गुप्तों का प्रशासन मजबूत था। तो दोनों से सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। लाइक शेयर कमेंट के साथ बने रहिए कुमार कौशल का साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।